नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां होना शुरू हो चुका है। संग्राम में कूदने के लिए हर सियासी दल अपने अपने तरकश में तीर भर रहा है। कांग्रेस जहां आरोप का राग अलाप रही है तो बीजेपी घोषणाओं का पिटारा खोल रही है। जेजेपी और इनेलो भी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तैयारियों को लेकर बात होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सियासी फील्डिंग सजनी शुरू हो गई है। सियासत के मैदान में सत्ता के दावेदार तो कई दल बन बैठे हैं, लेकिन जीत का स्वाद तो कोई एक ही चखेगा। चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। साम दाम दंड भेद की जगह अब पक्ष और विपक्ष के नेताजी हिसाब मांगो जवाब दो का खेल खेल रहे हैं। बता दो 10 साल में ये क्या होगा। जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यही काम ये जरूर कर दिया। जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो और रद्द कर दी। जो एक रोहतक का नक्शा बदलती के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे अभी 100 गज के प्लाट उनके कागज और कब्जा देने का काम भी किया है। ऐसे 70,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की जो सम्मान भत्ता है वो भी लगाने का काम हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक क्लिक के अंदर किया है। हैट्रिक की प्लानिंग में जुटी बीजेपी ने अपने तरकश के सारे तीर तैयार कर लिए हैं। जातिगत समीकरण को साधने के लिए सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी समाज से सीएम नायब सैनी को चुनावी फेज बनाना हो। मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास, या फिर सरकारी नौकरी में ओबीसी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में इजाफा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया है। चाहे कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा हो या फिर बड़े नेताओं के बयान। कोई पार्टी, कोई दल, कोई नागरिक ये नहीं चाहता कि देश की फौज कमजोर हो। सब चाहते हैं देश की फौज मजबूत हो, देश की फौज का मनोबल अच्छा हो। तो मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो जो चुनाव हारे हैं वो कह रहे हैं, वो जो जीते हैं उनको भी एहसास है, वो कह नहीं पा रहे, बेचारे जीत गए। इसलिए भाजपा में आपको पता है अग्निपथ योजना को पूरी तरीके से वापस ले और पक्की भर्ती दोबारा शुरू करे, अपनी गलती को माने। लेकिन नायब सरकार ने इसका भी तोड़ निकालते हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण और 5 लाख तक का ब्याज फ्री लोन जैसी कई बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है।
तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। संगठन के लिहाज से बीजेपी का जहां प्रदेश अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख, पूरी ब्रिगेड तैयार है। कांग्रेस को आज भी इंतजार है, बस हुड्डा साहब के हाथ में ही चुनावी कमान है। जेजेपी का कुछ अता पता नहीं, तो अभय चौटाला के सामने इनेलो की साख बचाने की चुनौती है। हरियाणा के रण की हवा बदलने के लिए हर राजनीतिक सियासी समर में अपने अपने लिहाज से चुनावी माहौल बना रहे हैं। विधानसभा के संग्राम में जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता पक्ष के वादों के पिटारे पर या विपक्ष के दावों पर किस पर विश्वास जनता जताने जा रही है, ये जल्द ही साफ भी हो जाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है तमाम दलों की क्या और कैसे तैयारी है, मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर लगातार बार पलटवार हो रहा है और कौन से मुद्दे वो हैं जो चुनावी मुद्दों में तब्दील होने जा रहे हैं, उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए बीजेपी से, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, दीप कंवल सहारण प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंकज जी, क्या लोकसभा परिणाम का मंथन आप लोग कर रहे हैं, विश्लेषण आप लोग कर रहे हैं कि किन किन परियोजनाओं का, किन किन सरकार के फैसलों का नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा है? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बैकफुट पे आने के लिए सरकार काम कर रही है, बैकफुट पर आ रही है लगातार सरकार, जो जो पहले फैसले लिए गए उनमें बदलाव कर रहे हैं आप लोग विधानसभा को देखते हुए। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, क्रिकेट में भी दो तरीके का गेम होता है, एक फ्रंट फुट का गेम, एक बैक फुट का गेम। बहुत सारे प्लेयर फ्रंट फुट के अच्छे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर बैक फुट के अच्छे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो फ्रंट फुट की बैटिंग अच्छी करती है और बैक फुट की बैटिंग भी अच्छी करती है। कांग्रेस की या विपक्ष की परेशानी ये है कि ये टीम थोड़ी हो रही है, ये तो पार्टी कैसी है, बैकफुट पे आना राजनीति में नहीं तारीफ की बात है, मैं तो बता रहा हूँ। और ये क्या क्रिकेट का मैदान है? अगर आप लोग अपने ही फैसले पर, नहीं ज्योति, विपक्ष ये कह रहा है पोर्टल को लेकर भी अब नरम हो गए तेवर सरकार के, अग्निवीर पर घेरा उसके बाद भी ओबीसी का मुद्दा भी विपक्ष से उठा रहा था, आप लोग ओबीसी को पूरी तरजीह दे रहे हैं इस वक्त, सरपंचों वाला फैसला भी साथ में है। हम तो विपक्ष की किसी भी बात से भारतीय जनता पार्टी न डर रही है न काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है जिसकी वजह से वो काम कर रही है। बात अगर मैं अग्निवीर से स्टार्ट करूं, जो अग्निवीर का मुद्दा आपने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जैसे ही अग्निवीर वहां जाएंगे वो बाहर आने के बाद परेशान ना रहे, सरकार उनकी व्यवस्था पूरी कर देगी। आज जब व्यवस्था पूरी कर दी गई है कि किन की नौकरियों में उनको प्रावधान मिलेगा, चाहे कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, माइनिंग गार्ड हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एसपी हो, इनमें अगर हॉरिजॉन्टल 10% देने की बात, आज रिजर्वेशन देने की बात नायब सिंह सैनी की सरकार ने करी है, तो विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है कि ये कैसे कर दिया। इन लोगों की तो तैयारी पूरी थी अग्निवीर को लेकर कि किस तरीके से वो लोग रिजर्वेशन नहीं है इन लोगों को लेकर के जाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में 3% और 5% और 1% का रिजर्वेशन देंगे। इनकी तैयारियां पूरी हैं। घबराहट, बौखलाहट आज विपक्ष में और कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कार्यकाल करती जा रही है। कार्यकाल के दौरान हम आखिरी दिन तक अपना काम करते रहेंगे। घोषणाएं हो, हमारे काम हो, जो हरेक हरियाणवी के पक्ष की बातें होंगी वो हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहेगी। आज हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। अगर देखें तो हर एक गांव तक अगर बिजली पहुंचाने की बात हुई तो आपकी भाजपा की सरकार में हुई, नायब सिंह सैनी जी की सरकार में हुई, पूर्व में मनोहर लाल जी की सरकार में हुई। आज तक किसी कांग्रेस की सरकार रही हो या विगत की इनेलो की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, हरियाणा के अंदर बिजली नहीं पहुंच पाई थी। आज हर एक गांव अगर जगमग हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर घर जल, अगर नल से जल अगर हर घर में पहुंच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई मैं सारी बात नंबर 1 में आप बने रहिए हमारे साथ, जवाब आप पूरा करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर बता रहे हैं। विरोध सीएम नायब सैनी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से सीएम ने मुलाकात की है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर हुई मुलाकात। तो पीएम से मिलने के लिए सीएम पहुंचे और जानकारी है कि कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है इस मुलाकात के दौरान। पीएम नायब सैनी दिल्ली के दौरे पर कई महत्वपूर्ण मुलाकात इस दौरान वो करने वाले हैं। पीएम आवास पर पहुंचे, पीएम से मुलाकात की है। तो दिल्ली से ही बड़ी खबर और मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास की तस्वीरें जिस वक्त पीएम से मिलने हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंचे।
तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख हम कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। सुरेश रोड जी, आप लोग हिसाब मांग रहे हैं, उल्टा बीजेपी भी आप लोगों से हिसाब मांग रही है कि हमने तो बहुत काम किया है, हम हिसाब देने को तैयार भी हैं, लेकिन हुड्डा साहब अपने 2 कार्यकाल का हिसाब दें, जिस तरह से हरियाणा की जनता को लूटा। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और कांग्रेस पार्टी ने जो एक अभियान जो है हिसाब मांगने का, वो इसीलिए चलाया है कि जनता की आवाज है कि 9.5 साल का हिसाब भी न दिए, खट्टर साहब चले गए, 2-3 महीने से अभी नायब सिंह सैनी जी हैं, तो हिसाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और बातें जैसे बड़ी बड़ी करते हैं, अग्निवीर की अभी बात हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से अग्निवीर का मुद्दा उठाया है और हमारी तो सिरे से इस अग्निवीर की योजना को बंद करने की मांग है। हम स्थायी फौज, स्थायी सेना चाहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी लिखा गया है। युवाओं ने भारत देश में आप लोगों को बंद कर दिया और राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि जिस तरीके से 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी हानि भरी थी, इतने लंबे 1.25 साल के आंदोलन में भी कि वापिस होंगे। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी को बोला था कि आपको किसान जो है इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक मोदी जी आप झुक नहीं जाओगे, इसको वापस नहीं लोगे, जन विरोधी कार्य को। उन्होंने देने पड़े 3 काले कानून, बेशक वादा खिलाफी कर दी ज्योति जी बाद में, वो एक अलग बात है, लेकिन मोदी जी को किसान आंदोलन को बंद करने के लिए या आंदोलन से किसानों को उठाने के लिए मांगे मान के वादा खिलाफी की, लेकिन कहना पड़ा कि मैं 3 काले कानून वापस ले रहा हूँ। जिस 3 कानूनों के बारे में जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं माना 1-1.25 साल तक, 1.5 साल तक कि ये काले कानून है, बिल्कुल दूध जैसे सफेद बताते थे कि सारे लोग, सारे प्रवक्ता सभी चैनलों पर बैठ के डिबेट में, लेकिन राहुल गांधी जी की वो भविष्यवाणी और वो चेतावनी सत्य साबित हुई। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये 3 काले कानून हम वापस लेते हैं, यानी उन्होंने कबूल कर लिया। काले तो नहीं कहा उन्होंने, काले तो आप खुद ही बोल रहे हैं। कानून है, उन्होंने कहा हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। ज्योति जी अग्निवीर पे होगी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार आई केंद्र में, हम इसको बंद करेंगे। और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि देखिए ये सुविधाएं नायब सिंह सैनी जी ने तो योजनाएं चालू करी अग्निवीरों के लिए, उन पे क्या विचारधारा है कांग्रेस की? आप साथ क्यों बोल रहे हैं? विचारधारा क्या है? तो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे, योजनाएं चालू की हैं, उनके ये तो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। विचारधारा का सवाल समझ गए आपका, ये तो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। पुरानी सेना की जो भर्तियां होती थी वही होगी, सारी भर्तियां होगी। लोकसभा चुनाव नहीं है, अब हरियाणा का चुनाव है। हरियाणा के चुनाव में ये लोग अग्निवीर पर क्या करेंगे? जो नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा के नौजवानों को, हरियाणा के अग्निवीरों को जो योजनाएं दी है, क्या उनको खत्म करेंगे लोग? क्या विचारधारा रहेगा? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लेता हूं। लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा, आप साथ मत बोलिए बेनीवाल जी, बेनीवाल जी आप साथ मत बोलिए। जी, मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ ज्योति जी, नायब सिंह सैनी जी की बात का ही मैं जवाब देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इनको माइनिंग और फॉरेस्ट गार्ड में रिजर्वेशन देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 9.5 साल में कितने तो माइनिंग गार्ड लगाए, कितने फॉरेस्ट गार्ड लगाए? आप ये बता दो। रिजर्वेशन तो तब दोगे ना जब आप किसी को लगाओगे। आपने कौशल रोजगार के माध्यम से ठेका प्रथा शुरू कर दिया। आपने ना माइनिंग गार्ड लगाने, ना अपने फॉरेस्ट गार्ड लगाने। और दूसरी एक बात और बताता हूँ मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए, एक्स सर्विसमैन, एक्स मिलिट्री मैन का कोटा ज्योति जी आप और हम सब जानते हैं पहले से होता आया। और कांग्रेस के समय में जो एक्स मिलिट्री मैन का कोटा था वो हरियाणा पुलिस में भी है। हरियाणा पुलिस में भी जो भर्ती होते थे हमारे सैनिक, नौकरी 15 साल की पूरी करने के बाद, ये 4 साल के बाद जिस तरह को रिटायरमेंट दे रहे हैं, उसके लिए भी माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहे जो। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेनीवाल जी आएंगे आपके पास, सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं हम पहले। दीप कमल जी, कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, बीजेपी कांग्रेस से उल्टा हिसाब मांग रही है, लेकिन जनता आप लोगों से हिसाब जरूर मांगने वाली है। अब जब आप लोग कह रहे हैं गेहूं के साथ घुन पिस गया या भूल हो गई बीजेपी के साथ जाने की, तो जनता ये जरूर पूछेगी क्या गारंटी है आप लोगों की कि आगे कभी मौका मिला तो आप लोग साथ नहीं जाएंगे?
शुरू किया है कि किस पार्टी के लिए और किस उम्मीदवार के लिए वोट डालने हैं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं, वहां पर जैसे स्थिति बनेगी उसके हिसाब से बातें सारी रखी जाएंगी। पार्टी के नेता पहले भी रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। जितना लोगों को समझाया जा सकता है उतना समझाएंगे कि पार्टी की नीतियां आगे किस तरीके से चलेंगी। और बाकी जहां तक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का या ना जाने का, वो एक उस वक्त के हिसाब से लिया गया फैसला था जो पार्टी ने अपने हिसाब से लिया कि हम 4-4.5 साल में 5 साल में क्या कर सकते हैं पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए, उसके हिसाब से लिया। लेकिन ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में जैसे परिणाम आए उससे तो लोगों ने ये संदेश दे ही दिया है कि वो फैसला ठीक नहीं था। लेकिन एक राजनीतिक के फैसले तो मौके पर लेने ही होते हैं, उनको बाद में चाहे वो किसी भी तरीके से उनका सामना करना पड़े, उनके जो परिणाम होते हैं वो चीज़ें सारी रहती हैं। लेकिन जहाँ तक देखिए ये जो दोनों बड़े राष्ट्रीय दल हैं इनकी स्थिति कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो जरूर है कि एक पार्टी ने 10 साल सरकार शासन किया, इतना लोगों को खराब अनुभव दिया कि वो बिल्कुल घर बैठा दिए गए। अब दूसरी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई है तो अपने आप से एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो बन रहा है वो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। और कांग्रेस पार्टी उसी के आधार पर सिर्फ आज के दिन कॉन्फिडेंस में है या उनको 5 सीटें मिली हैं या फिर विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। अदरवाइज अगर आप पिछले 1, 2, 3 साल में देखें कि विपक्ष के तौर पर हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा में कितने विषयों को उठाकर, कितने मुद्दों को उठाकर, कितने आंदोलन करके कोई माहौल बदला है या कोई लोगों के जीवन में सुधार लाए हैं या राज्य सरकार से कोई एक भी फैसला दबाव बनाकर बदलवा पाए हैं, वो आपको खाली मिलेगा। इनकी जो राजनीति है वो सिर्फ इस बात की है कि हाँ सरकार वक्त के साथ अलोकप्रिय हो जाए और फिर सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी दिखे लोगों को तो वहां पर इनको बैठे बिठाए जो है वो सरकार का रास्ता दिख जाए। एक बीच में जैसे अग्निवीर योजना की जो बात आ रही थी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जरूर ये कह रही है कि हम इसको खत्म करेंगे। हाँ, कोई शोर आ रहा है मेरे फोन में आपकी आवाज के साथ। तो शायद फोन भी आपका कट गया, मैं पीसीआर से कहूंगी फिर से इनका फोन कनेक्ट करें। निकोल जी आवाज मिल रही है क्या आपको? फोन कट गया आवाज, लेकिन बहुत शोर आ रहा है साथ में। चलिए मैं फिक्स कराने के लिए कहती हूँ, आप बात पूरी करें अपने। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने क्या ये डिसाइड कर लिया है कि आप लोग बीजेपी को कोसेंगे चुनाव में या कांग्रेस को कोसने वाले हैं? बीजेपी के साथ तो आप लोग सत्ता में थे 4.5 साल, अगर कुछ गलत भी हुआ आगे नीतिगत फैसले योजनाएं तो आप लोग तो उसके साथ ही थे बीजेपी के। इसमें देखिए दोनों जो पार्टियां हैं उनकी सरकार 10-10 साल के लिए लोगों ने देख ली है और दोनों की सरकारों में जो कमियां रही हैं वो भी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी आज भले ही बड़ी बड़ी बातें करे लेकिन उन्होंने जो 10 साल काम किए वो उन कामों का ही परिणाम था कि वो सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गए और विपक्ष की पार्टी तक भी नहीं बन पाए 2014 में। अब क्या उस 10 साल के कार्यकाल जिसमें इन्होंने अपनी पार्टी को इतना अलोकप्रिय कर दिया, इतने बड़े बड़े नेता इनकी पार्टी के छोड़कर चले गए, इनका वोट परसेंटेज गिर गया, क्या उस 10 साल के आधार पर आज चाहते हैं कि इनको फिर से वैसा ही राज चलाने के लिए मौका दे दिया जाए? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिसने केंद्र के माहौल के हिसाब से नरेंद्र मोदी के नाम पर बार बार वोट लेकर यहाँ पर सरकारों में अपने काम किए, अपनी नीतियां चलाई और उसके हिसाब से अब उनको मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा और अब खुलकर बिल्कुल जातिगत राजनीति करने पर आ गए हैं। क्या हम हरियाणा को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये सारी बातें मैं मानता हूँ कि हरियाणा के जो मतदाता हैं उनको जागरूकता से सोचनी पड़ेंगी और सोचनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एक पार्टी से नाराज होकर दूसरी की तरफ चले जाएं और दूसरी से नाराज होकर वापिस पहले की तरफ आ जाएं। उनके जो 90 विधायक हैं हमारे, उन सबसे उनके जो वोटर हैं उनको जवाब मांगना चाहिए कि पिछले 5 साल में आपने एक विधायक के तौर पर क्या किया, सरकार से क्या करवा कर लाए। और अगर विपक्ष में भी हैं तो भी उनसे पूछना चाहिए कि विपक्ष में एक नुमाइंदा होने के नाते आपने कितनी बार आवाज उठाई और आगे के लिए क्या कार्यक्रम है, बजाय कि किसी हवा या किसी गुस्से के या भावनात्मक रूप से वोट करने की बजाय मतदाता मैं मानता हूं कि वक्त के साथ थोड़ा सा जवाबदेही ज्यादा मांगे अपने विधायकों से और सरकार से तो ज्यादा अच्छे परिणाम रहेंगे। चलिए इन लोगों में चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेड्डी साहब, आप लोगों ने बीएसपी से गठबंधन किया है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वोट काटू बता रहे हैं आप लोगों को। 0+0 0 ही है, भले ही गठबंधन करें या फिर अकेले अपने दम पर लड़ें। सबको पता है 0 में भी ताकत होती है, यदि
इकाई के साथ जीरो लगा दी जाए तो 10 गुना ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। इस बात को भी इनको मद्देनजर रखना चाहिए। जीरो में बहुत पावर भी है और हाँ, जीरो को जीरो भी बना देती है, लेकिन जब वो किसी इकाई के साथ लगती है, किसी अंक के साथ लगती है, किसी डिजिट के साथ जीरो लग जाती है तो एकदम 10 गुना पावर बढ़ाने का भी काम करती है। दूसरी बात देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने गठबंधन किया बीएसपी के साथ, और ये हमारा थर्ड फ्रंट बनाने का 2022 में घोषणा की गई थी फतेहाबाद की रैली से, जब ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस मना रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश में थर्ड फ्रंट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के काम में लगे हुए हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो पंजाब की पार्टी थी, अपना शिरोमणि अकाली दल, उनसे समझौता हो गया है, बीएसपी से समझौता हो गया, और भी जो छोटी इकाइयां हैं हरियाणा प्रदेश में, छोटी पार्टियां हैं या कोई सामाजिक संगठन है, उन सभी के साथ समझौता करने के हमारे प्रयास चल रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनसे संपर्क साधे हुए है। तो इससे मान के चलो कि जब से हमने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है तो सभी पार्टियों में इस बात की चर्चा है कि इनका गठबंधन हुआ, और प्रदेश में इस बात की चर्चा हुई कि आज इंडियन नेशनल लोकदल वास्तव में थर्ड फ्रंट के रूप में हरियाणा प्रदेश में स्थापित हो चुकी है। हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन को ये तो आपको मान करके ही चलना चाहिए और साथियों को भी मान लेना चाहिए। प्रदेश की जनता भी इस बात को कहने लग गई है कि अब तिकोनी फाइट जो है हरियाणा प्रदेश में हो गई है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो पूरी आशा, विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अक्टूबर 2024 में इसी वर्ष 2.5 महीने बाद हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे हालात भी बनेंगे कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के आपको वाकई लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय मुकाबला अगर हो भी जाता है तो आप लोग कैसे सरकार बना लेंगे? आप कम से कम इस तरह के दावे तो नहीं करते रहे साहब, आपको सावधानी से बात करते हैं। आपको वाकई लग रहा है कि इतने हालात बदल जाएंगे? एक विधायक हैं, अभी तो चुनौती है कि वो अपना हल्का ही बचा लें, और आप ये कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। हाँ ज्योति जी, देखिए, जब से गठबंधन बना है और शिरोमणि अकाली दल का साथ हुआ है, बीएसपी का साथ हुआ है, और हमारे प्रयास चल रहे हैं, निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुकी है। परिणाम प्रदेश की जनता ने देने हैं, जो परिणाम देंगे वो ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है, ऐसी उम्मीद है हमारे को कि इस गठबंधन से हमारे को जहां मजबूती मिलेगी वहीं हम त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का काम करेंगे हरियाणा प्रदेश में। इसको हमें कोई संशय नहीं लगता है। उसका कारण एक और है, भारतीय जनता पार्टी की फेलोरनेस सबके सामने आ चुकी है, जो कि एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मोदी साहब ने इनको देने का काम किया था, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार को बदलने का काम किया, वो एक बड़ा सर्टिफिकेट था। और दूसरा सर्टिफिकेट अब नायब सिंह सैनी जी दे रहे हैं, जो अपनी ही सरकार के किए हुए फैसले को पलटने का काम कर रहे हैं, बैक फुट पर आ रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि जो तुमने फैसले लिए थे उनसे प्रदेश की जनता नाराज है, प्रदेश की जनता खपा है। जो प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में इनको सर्टिफिकेट देने का काम कर चुके, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर अभी सरकार ने अपने बैक फुट पर जाना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके द्वारा जो 9.5 साल में फैसले लिए गए थे वो जन विरोधी थे, और जन विरोधी होने के कारण इनको सर्टिफिकेट मिला नेगेटिव का, इनको असफलता हासिल हुई, इसलिए उन फैसले को बदल रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रदेश की जनता आज वो 1947 और 1960 वाली जनता नहीं है। आज हर युवा, हर वोटर बात का बड़ा विश्लेषण करता है, और विश्लेषण के आधार पर सबको पता है कि 9.5 साल में जो गलत फैसले लागू किए, जिस प्रकार से हर वर्ग को डंडी लाठों से पीटने का काम किया, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 लाने का काम किया, महिला सुरक्षा में नंबर 1 सुरक्षा में लाने का काम किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर फील्ड में सरकार ने जो है प्रदेश को नीचे गिराने का काम किया है। ये बेशक कितने जुमलेबाजी करते रहे कि हम जो ना 24 घंटे लाइट देते हैं, देखना आज भी लाइट के कट के लिए लोग जो ना आंदोलन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नल से जल हमने देने का काम किया है। आपने देखा होगा भिवानी महेंद्रगढ़ में किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें सिर के ऊपर मटके लेकर के चौराहों पर जाकर प्रदर्शन करते हुए उन मटकों को फोड़ने का काम इन्होंने किया। दूसरी बात ये कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी पर अभी डिबेट में आरोप लगे, खुलकर जात पात कर रहे हैं आप लोग। अब मुद्दों पर, विकास पर, योजनाओं पर बात कम हो रही है, जातिगत खेल ज्यादा खेले जा रहे हैं। मेनवाल जी, सवाल सुना क्या आपने? शायद फोन कट गया इनका भी।
ज्योति जी, मुझे भी बहुत कम आवाज आ रही है। आपको भी आवाज कम आ रही है रोड बहुत साहब? बहुत कम आ रही है। अगर सवाल आप सुन पाए अभी देखिए अब ठीक है, अब ठीक है। सरपंचों की हम बात करें, चूंकि वो मुद्दे हैं जिन्हें आप लोगों ने भुनाने का प्रयास किया था, सरपंच भी नाराज थे, ग्रामीण वोट बीजेपी को कहीं ना कहीं कम मिल पाया है। तो बीजेपी जो ये होमवर्क कर रही है, सरपंचों की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, कर्मचारियों के लिए भी सौगात दे रही है, अग्निवीर जिसे आप लोग मुद्दा बनाने का या भुनाने का प्रयास कर रहे थे उसमें भी राहत के रास्ते खोले गए हैं। तो नहीं लगता है कि बीजेपी ने लोकसभा में जहां जहां खामियां थी उनको दूर करके बीजेपी मजबूती के साथ विधानसभा में करने वाली? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव से बौखलाकर इस तरीके की घोषणाएं करती जा रही है। प्रदेश के लोगों का ये मानना है, जनता का ये मानना है कि कोई भी घोषणा ये पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये आनंद फानंद में बिल्कुल आपने सही बताया कि एक चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। ये सरकार चुनाव के हिसाब से काम कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही। यानी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। क्योंकि प्रदेश के लोग या जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, युवा हैं, जिन्होंने अग्निवीर में भर्ती होकर एक रिटायरमेंट 4 साल के बाद इस बीजेपी की गलत नीतियों का सामना करना है 4 साल की नौकरी का, तो उसके बाद क्या होगा कि उनको माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड जैसे कम महत्व के पदों के ऊपर या ग्रुप सी में या ग्रुप डी में ही नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के समय में तो 16 साल 15 साल की स्थायी नौकरी करने के बाद भी जो हमारे सैनिक आते थे तो उनको हरियाणा पुलिस में भी रिजर्वेशन, उनको डीडीए या फिर जैसे हरियाणा में हुडा के प्लॉट, उन सब में रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन का कोटा पहले से निर्धारित होता है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, चाहे राशन की बात हो, जो उनको एक अच्छी क्वालिटी का उनके कैंटीन होते हैं हर जगह, जो दिनचर्या का जो एक हमारा घर में यूज होने वाला सामान है, हर जगह उनको सुविधाएं दी जाती थी और उनको एक मान सम्मान के तौर पे वेट भी नहीं कराई जाती। रेलवे रिजर्वेशन तक में भी उनको प्राथमिकता दी जाती थी। तो कांग्रेस ने कभी भी ज्योति जी इन सुविधाओं का जो हमारे स्थायी सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद और ड्यूटी पर रहते हुए मिलती थी, कभी ढिढोरा पीट के वोट लेने की कोशिश नहीं की कांग्रेस ने। और ये ना इन्होंने अग्निवीर अभी तक लगाए, ना उसकी 15 साल की इन्होंने स्थायी नौकरी की बात करी, जो मांग थी विपक्ष की भी, बेरोजगार युवाओं की भी और हमारी जो सेना की भी जो बात है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर योजना ज्योति जी लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारतीय फौज की योजना नहीं है, ये भाजपा की, बीजेपी की या मोदी जी की योजना है। और फौज के जो बड़े अधिकारी हैं, हम भी कई दिनों से डिबेट कर रहे हैं, मेजर जनरल रंजन जी मेरे साथ एक डिबेट पे, फौज के वो बड़े अफसरों की तरफ से रिटायर्ड ऑफिसर के तौर पे मेजर जनरल के बाद ही थल सेना अध्यक्ष बनता है। इतनी बड़ी फौज के अधिकारियों को हमारे से ज्यादा ज्ञान है फौज के बारे में। उन्होंने कहा कि ये बड़ी स्पष्ट बात है ज्योति जी की एक 4 साल की नौकरी के बाद जो अग्निवीर घर आएगा, बात उसको सुविधा प्रदान करने की भी नहीं है। भारत की माताएं अपने बेटों को इसलिए जन्म नहीं देती कि वो नायब सिंह सैनी सरकार से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी के बाद सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि हमारे यहाँ तो माताएं इसलिए बेटों को जन्म देती हैं और उनको गर्व होता है अपने बेटे पे कि वो देश की। चलिए, आप किसी और मुद्दे पर भी बोलेंगे क्या? पिछली बार भी आपने अग्निवीर पर ही पूरी बात कही है। नहीं, बात ही अग्निवीर की चल रही थी। नहीं, मैं सरपंचों की, कर्मचारियों की, मैं तो सारे ही मुद्दों को लेकर बात कर रही हूँ। आप लोग जिस मुद्दे को उठाते हैं, सरकार कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन देने का काम कर रही है। तो कहीं आप लोगों के मुद्दे तो नहीं खत्म कर देगी बीजेपी? विपक्ष के मुद्दों को खत्म कर रही बीजेपी कहीं ना कहीं? नहीं, ये तो देखिए मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी तोड़नी पड़ेगी अग्निवीर पे। अग्निवीर की योजना को लागू रखना है या हटाना है, ये मोदी जी का अधिकार क्षेत्र, नायब सिंह सैनी जी को इससे कोई लेना देना नहीं। रही बात ये सुविधाओं की, वो सुविधा स्थायी फौजी भाई को भी हमारे इससे भी ज्यादा मिलती थी। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, चलो मैं अग्निवीर की बात छोड़ो, आप जो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड और माइनिंग गार्ड की भर्ती में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं अग्निवीर के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक 9.5 साल में आपने कितने माइनिंग गार्ड लगाए और कितने फॉरेस्ट गार्ड लगाए? आज तक अगर आपने एक भी माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड नहीं लगाया तो अग्निवीर की रिजर्वेशन क्या काम आएगी आपकी?
बीजेपी का अगर कोई प्रवक्ता आपके यहाँ पर बैठा है तो उससे सिर्फ एक बात पूछिएगा, 9.5 साल में आपने कितने माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड या कोई और पद जिसमें रिजर्वेशन दे रहे हैं, कितने भर्ती करे हैं? वैकेंसी नहीं, नौकरी आपने देनी नहीं, रिजर्वेशन का ढिंढोरा पीट रहे हैं। वो एक कहावत है कि सियासत पहले आंखें निकाल लेती है और फिर चश्मे दान करती है। उस बात को यहाँ सत्य साबित करते जा रहे हैं। यहाँ पर की बात हो रही है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि हमारी सरकार आते ही हम अग्निवीर को हटाएंगे, देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। कल को चाइना ने कोई आंख उठाने की कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना में न सैनिकों की कमी होनी चाहिए और न सेना के स्वाभिमान से समझौता होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता हिंदुस्तान की, भारत माता की सुरक्षा। बेनीवाल जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको आवाज मिल रही पंकज जी? एक सेकंड का समय ज्योति जी, जो सरपंच वाली बात की है, मैं दूसरे पहलू को भी छू लेता हूँ। सरपंचों को भी पता है या सरपंचों को कितना ही लालच देने की, लुभावने नारे देकर उनको एक तरह से अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश कर लें। हरियाणा के सरपंचों को ये पता है कि 2.5 साल के बाद इन्होंने चुनाव कराए थे सरपंच की। राजीव गांधी जी जो पंचायती सिस्टम लेके आए थे, चलिए तो आप लोगों पर आरोप है कि आपकी पार्टी से जुड़े लोग ये अदालत पूरे हरियाणा में इन्होंने इग्नोर करके रखा है सरपंचों को, और लोग जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जी एक तो जात पात को लेकर सवाल था। दीप कमल जी कह रहे हैं आप लोग खुलकर जात पात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आमजन में इस बात को लेकर चर्चा के आपके विरोधी भी मान रहे हैं कि जाट वोट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। बेनीवाल जी, क्या तभी ओबीसी पर इतना फोकस्ड हैं आप लोग, ओबीसी को पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है हरियाणा में? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं है कि किसी एक खास वर्ग के लिए काम कर रही है, ना किसी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो रोहतक का हो जाएगा, चौटाला की सरकार बने तो सिरसा का हो जाएगा, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला से लेकर के नारनौल तक पूरे का पूरा समान विकास किया है। अगर 12 जो हमारे नेशनल हाईवे बनाए जिससे पूरे हरियाणा के सारे जिले जुड़ गए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हर एक वर्ग के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक जिले के लिए, हर एक गांव के लिए काम किया है। अगर बिजली दी है तो हर एक गांव को दी है, ये सोच के नहीं दी कि ये गांव किस मजहब का है या इसमें किस जात पात के लोग रहते हैं, इसमें ओबीसी रहते हैं या जनरल रहते हैं। इन बातों से नहीं रहते। अरे रुको रोड साहब, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी दलित विरोधी जो नीतियां रही है, दलित विरोधी जो सरकार रही है आपकी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में रही है, कैसे अरे 272 घरों को आप लोगों ने जला दिया था, दिन दिहाड़े जलाया आप लोगों ने 272 घरों को। देखिए मैं दलितों के घर थे वो, और ये क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ जलाने का काम है इनका। हरियाणा प्रदेश को जला दिया, इनको जलाने की और बांधने के सिवाय दूसरी बात का पता ही नहीं। सुरेश जी साथ साथ मत बोलिए, समझ नहीं आ रहा है, साथ साथ मत बोलिए। सुरेश रोड आपको जब शर्म आनी चाहिए। दलित विरोधी आपकी बातें आज मैं सामने लेकर के आ रहा हूँ, तो आज आपके मुंह पर दही जम गई है। आज आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ साथ बोल रहे हैं। बोल रहा था कि आपने भीमराव अंबेडकर जी की स्टैच्यू भी, अरे जब बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दही इसलिए जम गई ज्योति जी की बातों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मिर्चपुर कांड में 272 घरों को बेघर कैसे कर दिया था। इनकी सरकार लगातार चली रही, क्यों नहीं उनको वापिस विस्थापित किया? मनोहर लाल जी की सरकार थी 2018 में आने के बाद इन लोगों ने उसको डंडूर गांव में 272 के 72 घरों को यहां पर विस्थापित किया, हिसार में ही ला करके। ये है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों के साथ काम करती है। अरे आप अम्बेडकर के पुतले भारतीय जनता पार्टी ने 11 सितंबर 1950 को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में फूके थे। आपके जैसे नहीं है कि 86,000 नौकरियां दी। आप लोगों से जाते जाते हम 1 लाख ज्यादा नौकरियां दे चुके होंगे, 1 लाख ज्यादा नौकरियां आप लोगों से दे चुके होंगे। आपकी तो 10 साल के अंदर 86,000 नौकरियां दी। दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को तो आपने आरक्षण तक नहीं लेने दिया। जो गैस टीचर आपने 15,500 भर्ती किए थे, कितने अनुसूचित जाति के लोग उसमें भर्ती किए थे? सारी चीजों को तार करके आप लोगों ने जैसे दलित विरोधी चेहरा इसका कांग्रेस का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आया, वो हरियाणा की जनता ने देखा 2014 में, 2019 में आप लोगों जनता ने बेदखल कर दिया था हरियाणा की सरकार से। 2024 में भी आपको बाहर रखेगी
और हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर काम करती रहेगी। हम लोगों ने सारी लाइनें हटाई हैं। माइनिंग अरे और आपके टाइम पे गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, अब गैस सिलेंडर के लिए लाइनें नहीं लगती, अब बैंकों में लाइनें नहीं लगती पेंशन लेने के लिए, अब किसान बीज लेने के लिए लाइन नहीं लगाते। हमने सारी लाइनें खत्म कर दी हैं। आप लोगों ने किसानों को 1-1, 2-2 रुपए के चेक दिए, हमने 15,000, 50,000, 40,000 के चेक दिए। आप लोगों के जैसे सरकार ने तो गरीब विरोधी हो। अरे गरीब विरोधी सुरेश जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं, एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं। आप रुकिए बेनीवाल जी, इनकी बात का उत्तर दे दीजिए। आप अभी तक सरकार ने माइनिंग और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर कितनी नौकरियां निकाली और कितनी भर्ती किए गए? जो अब आप चुनाव में जाते जाते अब जो आरक्षण दे रहे हैं, कितनी भर्तियां और कर लेंगे और पहले कितनी देंगे? संक्षेप में। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो इन्होंने सिर्फ 86,067 नौकरियां दी थी, उसके एवज में अभी तक 1,32,000 नौकरियां दे चुके हैं और जाते जाते 50,000 और होंगी। इनसे 1 लाख नौकरी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे चुकी होगी। HSSC के माध्यम से 96,934 नौकरियां दे चुके हैं, HPSC में 4,059 और HKRMC के आधार पर 13,217 नौकरियां दे चुके हैं। ये टोटल मिला लेना कितनी नौकरियां होती हैं, ये सुरेश रेवड़ जी भी यहां पर बैठे हुए। और मैं कह रहा हूं कि 50,000 नौकरियों का और प्रावधान है और निकाल चुके हैं। नौकरियों का प्रावधान लगातार चल रहा है, चाहे डॉक्टर की बात कर ले, चाहे आयुष डिपार्टमेंट की बात कर ले, हर चीज के अंदर आज नौकरियां निकल चुकी हैं और 50,000 और युवाओं को नौकरियां मिल चुकी होंगी। 14 फसलों पर MSP देने वाला पहला हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14 फसलों पर MSP दी थी किसानों को? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 14 फसलों पर MSP देती है। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब पेंशन 3,000 है, आपके टाइम पर 700, 800, 1,000 रुपए तक पेंशन होती थी। आज आप दावा करते हैं 6,000 हो जाएगी। हम लोगों ने 3,000 मान सम्मान देकर आज बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया है। हमने बुजुर्गों की लाइनें खत्म की है, आपने बैंकों के चक्कर कटवाए, आज घर पर सीधा पैसा उनके खातों में आता है। आप लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाई, हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के राज में आज घर तक सिलेंडर पहुंचता है। आपके टाइम में हमारी बुजुर्ग माताएं बैंकों के चक्कर काटती थी, किसान भाई बीज के लिए चक्कर काटता था, लाइनें लगाते थे। आज वो सारी लाइनें खत्म कर दी। तो विपक्ष ये पूछता है ना, इतना काम किया कि उसके बाद भी जात पात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? की भावना से आपके विरोधी तो पूछेंगे ना, फिर इतनी ही उपलब्धियां हैं तो उसके बावजूद भी जात पात करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये सही पूछा जो अगर आज ओबीसी सम्मेलन कर दिया तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? ओबीसी सम्मेलन सक्सेस क्यों हो गया? ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ गए? इनको दर्द इस बात का है। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने पहला प्रधानमंत्री ओबीसी से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पहला मुख्यमंत्री हरियाणा को ओबीसी से दिया, नायब सिंह सैनी जी। क्या किसी सरकार ने दिया? या कांग्रेस 4 मुख्यमंत्री की बात करती है? एक बार कह के दिखाएं कि हम ओबीसी से मुख्यमंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद के लिए रिजर्व करके रखी है। क्यों नहीं बात करते ये लोग कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे ओबीसी से, बीसी से या एससी कैंडिडेट? अरे बनाते क्यों नहीं? क्या उप मुख्यमंत्री? चलिए आप दोनों रुकिए, अभी दोनों को म्यूट कीजिए। पीसीआर दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों की ऑडियो डाउन अभी। दीप कंवल जी, आपने पिछले उत्तर में कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। आपकी पार्टी के तो ज्यादातर नेता ही किनारा कर रहे हैं। निशान सिंह पार्टी पद पर, सबसे बड़े पद पर रहते हुए, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए छोड़कर चले गए। कई विधायक भी या तो दल बदल अधिनियम का डर है या फिर जो कि दुष्यंत कह रहे थे कि वेतन 4-5 महीने के वेतन का इंतजार कर रहे हैं, छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बागी पूरे दिख रहे हैं। रामकरण काला हरियाणा न्यूज को दिए इंटरव्यू में अभी उनकी ओर से कहा गया वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपके पार्टी का हाल तो नेताओं के छोड़ने के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहाल है हरियाणा में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 महीने में काफी लोगों ने पार्टी छोड़ी है और जिसने भी पार्टी छोड़ी है सभी ने 12 मार्च को जब गठबंधन खत्म हो गया और सरकार से हम दूर हो गए उसके बाद पार्टी छोड़ी है। और उसमें चाहे निशान सिंह जी हो या बाकी लोग हों, सब लोगों के बारे में ये जरूर लगता है कि जब तक 4.5 साल तक सरकार थी तब तक उनको कोई परेशानी नेतृत्व से, पार्टी की नीतियों से या पार्टी के फैसलों से नहीं थी। लेकिन सरकार जाने के बाद उनको नेताओं के व्यवहार में भी खोट दिखने लगा, पार्टी के जो पहले फैसले रहे उनके अंदर भी कमी दिखने लगी और ये भी दिखने लगा कि हम किसान आंदोलन में क्यों नहीं वहां गए, पहलवानों के आंदोलन में क्यों नहीं गए। सारी बातें सरकार से जाने के बाद पार्टी लाइन से अलग बोलते थे तब भी थे। दादा गौतम की बात करें, क्या क्या नहीं बोलते थे दुष्यंत के लिए तब भी।
देवेंद्र बबली की बात करें, मंत्री बनाए जाने से पहले क्या उनके तेवर थे और मंत्री बनने के बाद भी उनका बीजेपी के प्रति उनकी भक्ति ज्यादा नजर आती थी, ये भी सबके सामने था। देखिए, आपके सवाल में ही बात का जवाब है। दादा गौतम ने सरकार बनने के 1 महीने बाद ही या 15-20 दिन बाद ही विरोध करना शुरू कर दिया था। क्या 15 दिन में कोई ऐसी चीज उन्होंने देख ली थी कि पार्टी सरकार में रहकर ठीक काम नहीं कर रही है? उनका विरोध विशुद्ध रूप से मंत्री बनने के लिए था। क्या हम उसको अच्छा बताएं या ये कहें कि हाँ, मंत्री बन जाते तो दुष्यंत चौटाला भी अच्छे थे, जेजेपी भी अच्छी थी, सरकार भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर वो जैसे कहते कि वो भी जीम रहे होते साथ में, फिर ठीक था। और देवेंद्र बबली उससे पहले, मंत्री बनने से पहले जिस तरीके की भाषा बोलते थे, मंत्री बनने के बाद वो भी सारी चीजें तालमेल में लेकर चलते थे। हाँ, ये जरूर है कि लोग चाहते हैं कि अगला चुनाव हमें कहां से लड़ना है उसके लिए पहले से फील्डिंग लगा ली जाए। ऐसी महत्वाकांक्षाएं होती हैं लोगों की, लेकिन हुआ क्या? 2.5-3 साल मनोहर लाल जी की उनको खुश करते करते आखिर में लोकसभा चुनाव में उनको लोगों के दबाव में कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा। क्या ये राजनीति में कोई स्थायित्व या किसी के ठहराव का संकेत है? क्या दिखता है कि उनके अंदर कोई मैच्योरिटी है और वो किसी एक विचारधारा पर चल सकते हैं? ऐसे लोग पार्टियों के अंदर अनुशासन में भी नहीं रह सकते। ये लोग अगर बीजेपी में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके का असंतोष पैदा करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो वहां पर भी करेंगे। जैसे हम चौधरी बीरेंद्र सिंह का देखते हैं, जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक कांग्रेस से ही नाराज रहे कि कांग्रेस में ये नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री ये नहीं कर रहे। बीजेपी में आए, जब तक खुद के अंदर में मंत्री रहे तब तक ठीक था, जब तक उनके बेटे को टिकट मिली और सांसद बन गए तब तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद से उनको बीजेपी में खोट नजर आने लगा। बीजेपी अच्छी लग रही थी ना दीप कमल जी, जब आप लोग सरकार के साथ थे तब तक आप लोगों को भी अच्छी लग रही थी। जो प्रमुख मुद्दे, जिसमें 2 बड़ी बातें, 5100 रुपए पेंशन आप लोग नहीं कर पाए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में दिया जाना था, किन्हीं भी कारणों से, कानूनी कारणों से वो भी आप लोग नहीं दे पाए। तो अब अगर ये कहेंगे कि हमने तो जी जनता का काम करवाने के लिए गठबंधन किया, बीजेपी के साथ आए, तो काम भी तो प्रमुख तौर पर जो आप वादे या मुद्दे लेकर चले थे वो भी पूरे नहीं कर पाए सरकार में रहकर। देखिए, जितने प्रयास हो सकते थे उतने किए गए हैं, चाहे पेंशन का मैटर हो, चाहे 75% आरक्षण का मामला हो, चाहे पंचायतों में या बाकी जगहों पर महिलाओं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की बात हो, चाहे गांव में लाइब्रेरी बनाने की बात हो, चाहे सड़कों के सुधार की बात हो, हर तरीके से, और चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो हरियाणा में, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे दूसरी चीजें, राजस्व बढ़ाने की बात हो, हर एक दिशा में काम बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं। और उसमें से हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजों पर, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ही पैर अड़ा लिया या अपनी जिद अड़ा ली कि हम करेंगे ही नहीं, और झूठ बोलने लगे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला कि हमने 3000 का वादा किया था और हम 3000 ही करेंगे। बताइए कहाँ किया था वादा? खुद हरियाणा घोषणा पत्र में ये लाइन नहीं है। घोषणा पत्र में बीजेपी कहती है ना, हमारा वादा था ये 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन। आप पढ़िए घोषणा पत्र, मैं आपको भेज देता हूँ। पंकज बेनीवाल जी के पास कॉपी रखी हो तो वो निकाल लीजिए सामने। दावा कर रहा हूं मैं सामने। बीजेपी का वादा तो था 3000 का, कभी वादा नहीं था, ना घोषणा पत्र में लिखा है, ना किसी भाषण में कभी कहा गया। सफेद झूठ है ये। आप ये कह रहे बुढ़ापा पेंशन को लेकर बीजेपी ने चुनाव में बात ही नहीं की थी, ये आपका कहना है? सफेद झूठ है। आप घोषणा पत्र उठाइए तब आपको दिखेगा। पंकज बेनीवाल जी से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं उनकी लाइन पढ़ के दिखा देता हूं क्या लिखा था बजट इसके पेंशन के बारे में। आप बता दीजिए फिर। पेंशन के बारे में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि बुढ़ापा और महिला पेंशन को महंगाई दर से जोड़ा जाएगा। हाँ। इसके अलावा कोई भी एक शब्द भी नहीं था, कहीं 3000 रुपए नहीं था, ना चुनाव के दौरान कभी कहा गया। महंगाई दर से जोड़ने की बात थी, लेकिन बीजेपी ने उसके बाद खूब ही कहा कि 3000 का हम वादा कर रहे थे। हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में भी कहा कि हमारा वादा 3000 का था, हम 3000 करने वाले थे। झूठ बोला ना, वही तो। और अब सवाल ये है कि जब आप लोगों की राहें अलग, झूठ बोला उन्होंने। जब ये कहा कि 3000 रुपए वादा किया था, ये झूठ है। मनोहर लाल जी ने झूठ बोला था ये। और एक झूठ अभी पीछे वादा, वो तो कह रहे थे ना वादा था हमारा, और जब आप लोग अलग हो गए हैं, बीजेपी ने आप लोगों को अलग कर दिया है, तब आप लोग जरूर कहते हैं कि हमने कहा ठीक है सीटों पर बात नहीं बन पा रही तो 5100 दे दीजिए बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को। लेकिन ये तो तब भी क्लियर हो गया था ना, 28 अप्रैल को ये क्लियर हो चुका था कि बीजेपी ऐसा नहीं करने वाली है। तब भी आप लोगों के सामने विकल्प था। लोगों के हित की सोचकर अलग आप लोग खुद से होते तो तब भी आप लोगों के पास एक रास्ता था। जब किसी बात पर मुख्यमंत्री कार्यालय और गठबंधन की बड़ी पार्टी जिसके पास
ऑलरेडी 40-41 विधायक हैं और कुछ निर्दलीय भी हैं, वो एक जिद लगा ले कि हम ये तो नहीं करेंगे, हम तो 3000 करेंगे, हम ये 5100 रुपए ये कहते रहे, ये कहते रहते हैं, हम नहीं मानते इनकी बात। जब वो कह दे और झूठ बोल दे कि हमने 3000 वादा किया, 3000 तो कभी किया ही नहीं, वादा ही नहीं किया, ये जिद लगा ली कि हाँ तब भी आप लोग हिसार या भिवानी सीट मिल जाए इसलिए साथ रहे दीप कमल जी, है ना। चलिए ठीक है, मेरे रेणु साहब से सवाल नहीं, मेरी एक मिनट एक और बात कहने दीजिए अगर मौका तब हो तो आप लोगों ने बुजुर्गों की पेंशन की तो तिलांजलि दे दी आप अब लोगों ने। विषय मेरे ख्याल से विषय वो नहीं है ना 4 साल का, अब मेरे ख्याल से आप अगले विधानसभा चुनाव उसी की बात बात का करने हिसाब के लिए, किताब देना है, वो तो हमेशा साथ रहेगा आप लोगों के जब तक ये चुनाव नहीं लड़ लेते कम से कम। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर हम आगे ये तो होगा भाई। देखिए बीजेपी अपना हिसाब किताब देगी, कांग्रेस कांग्रेस तो शुरुआत से विपक्ष में है, आप लोग मझधार में है, 4.5 साल तक सत्ता के साथ थे, अब विपक्ष में बता रहे हैं खुद को, है भी विपक्ष में। तो ये तो 50 बार 100 बार कही जा चुकी बात, इसको आज हम 101वीं बार कैसे डिस्कस करें? ठीक है, मैं अभी चर्चा तो हर दिन कही जाती है। ये तो मैं आपको कोई नई बात बता रहा देना हूँ, सुनना में कोई दिलचस्पी है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। किस बात में? मनोहर लाल जी ने झूठ बोला कि 3000 रुपए पेंशन का वादा था। चलिए इस पर तो मैं अमित शाह से मुझे, क्योंकि बीजेपी उत्तर दे पाएगी इस पर, तो बेनीवाल जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ 3-4 मिनट से, एक बार कहने देंगे तो पूरी हो चलिए जाएगी। कहिए आप, कहिए पहले कहिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर, अपने 9 साल के शासन पर विश्वास नहीं है, इसलिए झूठ की राजनीति और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह जी आए पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम करने के लिए और ठोक कर ये कह गए कि हम कांग्रेस पार्टी को, मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होने देंगे। हरियाणा में मुसलमान कौन है? मेव समाज है। मेव समाज बैकवर्ड क्लास की बी सूची में पहले से शामिल है और ये किसी को इन चीजों का पता नहीं है कि वो कौन सी बात का मुद्दा बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हरियाणा में आकर और कांग्रेस पार्टी को ट्रैप कर रहे हैं। मेव समाज हरियाणा का मेव पहले से बैकवर्ड क्लास में है। दूसरा, नायब सिंह सैनी जी 12 मार्च 13 मार्च को मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने अपना नाम रखा नायब सिंह, लेकिन जिस दिन से अमित शाह है उसके बाद से उनका नाम नायब सिंह सैनी हो गया। उस दिन के कार्यक्रम में भी नायब सिंह सैनी लिखा हुआ था, उसके बाद से भी नायब सिंह सैनी इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये खुलकर बेशर्मी से जाति की राजनीति और झूठ की राजनीति नहीं है? आप कहते हैं कि मुसलमानों को बैकवर्ड क्लास में शामिल नहीं करने देंगे। मुसलमान पहले से, हरियाणा का मुसलमान, मेव समाज पहले से बैकवर्ड का हिस्सा है। चलिए मैं बीजेपी से उत्तर ले इन बातों पर, इन दिशाओं पर ले जाकर ये दिखता है साफ सीएम बनाया है, ओबीसी के बेटे को हमने सीएम बनाया। बेनीवाल जी चलिए उत्तर दे दीजिए आप। ओबीसी हरियाणा में फिर मैं इनेलो का रुख कर रही हूँ। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बैकवर्ड समाज से ही थे, वो पहले रह चुके हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है कि पहली बार बनाया या कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बनाया, वो भी पहले रह चुके हैं। बिल्कुल हरियाणा के दूसरे। तो ये झूठ के माहौल में चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब तो विकास की पर चर्चा नहीं करवाना चाहते ना, विकास पर अपना भरोसा ही नहीं। क्यों चुप्पी साध कर बैठ गए? मैं कब से कह रही हूँ आप उत्तर दीजिए, आप बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं तो लगातार बोले जा रहे हैं। मैं तो कहाँ बोले जा रहे हैं? तो आप कब तक, आप बीच में भी बोल रहे थे, अब मैंने 5 बार ही कहा उत्तर दीजिए, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं तो उत्तर देने को तैयार बैठा हूं, लेकिन तो तैयार मत बैठिए, उत्तर दीजिए आप, बोलिए। दीप कमल सारंग जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही आपके चैनल पे, इंडिया न्यूज के चैनल पे, जनता टीवी के चैनल पे मनोहर लाल जी ने कहा था कि 3000 हम पेंशन करके छोड़ेंगे, और कड़ी हम आखिरी आते आते 3000 बुढ़ापा पेंशन की कि नहीं की? इनका मैं ये कह रहा हूँ कि घोषणा पत्र में था क्या आपके, या 2009 के चुनाव में किसी ने कहा था क्या कभी? घोषणा पत्र में था क्या आपके, या 2019 में कभी किसी ने कहा हो? मैं तो ये बता रहा हूँ, मनोहर लाल, ये जब गठबंधन हो गया और हमने 5100 रुपए की जिद लगाई, तब 3000 रुपए पकड़ लिया आपने। 3000 का कभी वादा ही नहीं था बीजेपी का। मनोहर लाल जी ने अपने हर भाषण के अंदर बोला है। कब बोला है? 2019 का एक भाषण तो बताइए, डिबेट में ये बोला 2019 चुनाव का कोई एक भाषण तो बताइए। मैं निकाल चुका हूं, बताइए ना, बताइए 2019 में किसने कहा था चुनाव के वक्त? 10 मीडिया बाइट्स ऐसी, 10 मीडिया। मैं कह रहा हूं जब अमित शाह जी झूठ बोल सकते हैं, इतने बड़े मनोहर लाल जी झूठ बोल सकते हैं, तो आप तो प्रवक्ता हो, आप तो उसी लाइन पर चलोगे। यही झूठ ही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बताइए, एक दिन बताइए 2019 में किसने कहा था 3000 रुपए पेंशन का? सेट करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी और नहीं होने देगी, ना हरियाणा की जनता होने देगी। बात करता हूं मैं जो बार बार अग्निवीर की बात को कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब अग्निवीर पे चलेगा के लिए जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दी है, जितना अग्निवीर के बारे में एक बात, बेनीवाल जी बस 1 सेकंड दीजिए, क्या 1 सेकंड दे दीजिए अग्निवीर के बारे में। क्या 1 मिनट अग्निवीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट बस।
2022 में पहले अग्निवीर भर्ती हुए हैं, 2026 में रिटायर होकर आएंगे। मेरे बातों 2024 विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा से 2026 का अभी तक क्या संबंध है? अरे दीप कमल, क्या आपको विश्वास नहीं आपकी सरकार आगे आएगी और 2025 में आप और घोषणा कर सकते हैं, 26 में कर सकते हैं? 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? एक परिवार के चारों तरफ घुमाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर पर चर्चा आप चाह रहे थे, 2026 में रिटायर होंगे वो तो। आज कौन सा मुहूर्त है उनके लिए घोषणा कर रहे मेरा हैं? सवाल है आपसे कि आप दुष्यंत चौटाला को सवाल नहीं, आप ये तो बताइए ना 2026 में जो रिटायर होने हैं उनके लिए 2024 विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ आपको ओबीसी से भी वोट चाहिए, आपको पहलवानों से भी वोट चाहिए, आपको जो हमारे जवान है सेना के उनको भी वोट चाहिए, हर किसी से वोट चाहिए। आप दोनों अभी रुक जाइए, आप दोनों अभी शांत हो जाइए। पहले योजना दे दी, ठीक है बेनीवाल जी। रेड्डी साहब आप बोलिए। सेना से भी वोट चाहिए, सैनिकों से भी चाहिए, सबसे सिर्फ वोट बस। देखिए लेकिन इस बार तो आप लोग खुद ही मानते, सुनिए बेनीवाल साहब, इनको म्यूट कीजिए सर, साथ प्रश्न भी नहीं पूछने दे रहे हैं आप लोगों ने जिन बाई इलेक्शन से लेकर पिछले लोकसभा, इस बार के लोकसभा बाई इलेक्शन भी हालांकि बीच में हम बात करें, इस बार के लोकसभा आप लोगों ने देख लिया है पार्टी का हाल क्या है। सभी सीटों पर पिछली बार भी नहीं लड़े थे और इस बार तो आप लोगों ने बड़े स्तर पर समझौता कर लिया कि बहुत सारी सीटें आप लोगों ने बीएसपी को दे दी हैं। आप लोगों को लगता है कि बीएसपी का इतना जनाधार है या फिर खुद ही क्योंकि पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में, अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में लाना ही एक चुनौती है, तभी ये फैसला आप लोगों की ओर से लिया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति जी। मैं बिल्कुल सिरे से स्वीकार करता हूं इस बात को, बिल्कुल आत्मा से स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी काफी कमजोर हो गई थी 2019 में, और उसके बाद अभय सिंह चौटाला और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज बीएसपी जो है हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हुई। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा से उभर करके आ रही है, इसलिए इनसे समझौता करके हम और अच्छा करने का काम करेंगे। इसके अलावा और भी कई समझौते हम करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी घोषणा पत्र के ऊपर एक जो है ना बहस चली, मैंने दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र निकाल लिया है ज्योति जी। जन सेवा पत्र जननायक जनता पार्टी का था और संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का 2019 का था। ये कहते हैं कि हम 5100 रुपए की पेंशन नहीं कर पाए, बाकी अधिकांश हमने वायदे पूरे करने का काम किया। मैं शॉर्ट में पढ़ता जाऊंगा, मुख्य बिंदु पढ़ूंगा। जन सेवा घोषणा पत्र जो जननायक जनता पार्टी का था, सरकार सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करेंगे, क्या हुआ? पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करेंगे, क्या हुई? पंजाब के समान वेतनमान देंगे, क्या हुआ? वृद्धावस्था पेंशन 5100, चलो ये तो सब मानते नहीं हुआ। पेंशन आयु 55 और 58 वर्ष करने का काम करेंगे, क्या हुआ? हरियाणा के लोगों को महत्वपूर्ण पद देंगे, क्या गुजरात के लोग हटे यहाँ से? 11,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या मिला किसी बेरोजगार को? एमएसपी पर 10% या 100 रुपए बोनस देने का काम करेंगे, क्या किया गया? गांव में शराब के ठेके बंद किए जाएंगे, हुए क्या कोई ठेका बंद? ग्रामीण बच्चों को 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मिला किसी को कोई अंक? चालान की दरों को कम करेंगे, क्या हुए चालान माफ? ड्रग मुक्त प्रदेश बनाएंगे। एक बार रेड्डी साहब आप ये अब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र के मुख्य अंश है 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, हुई? 15 लाख देंगे, हुए? 50,000 सालाना रोजगार देंगे, हुआ क्या? सभी को सिंचाई सुविधाएं देंगे, नहीं हुई? हर फसल का एमएसपी देंगे, नहीं लागू हुआ? एसवाईएल का पानी लाएंगे, नहीं हुआ? स्मार्ट गांव बनाएंगे, नहीं बने? कार्यशील बीमा करवाएंगे, नहीं हुआ? स्मार्ट गांव नहीं बने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 लाख था। ये कभी होता है कि सरकार कुछ भी ना कर पाए? एक भी नहीं हुआ ज्योति जी। मैंने जितने काम गिनवाए हैं जननायक जनता पार्टी का घोषणा पत्र और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 3000 पेंशन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो घोषणा पत्र में था, उसका मैंने पेपर भी अपने पास रखा हुआ है। दूसरी बात, पता नहीं क्यों जननायक जनता पार्टी और कुछ अन्य साथी डिबेट में स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहते हैं। जननायक जनता पार्टी 4.5 साल तक शासन में रही, किसानों के प्रति क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। हर वो शब्द जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती थी, हर वो अपमान जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, और डंके की चोट पर जननायक जनता पार्टी ने किया। और ये अग्निवीर के शुभ चिंतक बनते हैं। कल ही ये साथी मेरे साथ पैनल में थे दूसरे चैनल के ऊपर, मैंने कहा जो अग्निवीरों को दिया गया है वो कम है, उसमें और बढ़ाया जाना चाहिए। और हमारे जेजेपी के साथी कहते हैं
क्या तुम घर से दे दोगे? कहां से देगी सरकार? कैसे दे सकती है सरकार? यहाँ ये स्वतंत्रता सेनानी बनने की बजाय कम से कम किसी के हक में आवाज उठाई जाए। हालांकि डॉक्टर बेनीवाल ने माना कि जितना और बढ़ सकेगा हम बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने आज भी चलिए मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ कांग्रेस से। रोड जी आप बोलिए, चैनल के ऊपर बैठ सुरेश करके रोड जी आप कहां से बोलिए। बढ़ाएंगे? ठीक है रेड्डी क्या साहब, आप घर से दे दोगे? चलिए आपने बात पूरी कर ली। इस तरह के वर्णों का यूज किया, क्या आप घर से अभी आप दोगे? रुकिए। कहां से देगी सरकार? ये उस बात का जवाब है। ज्योति जी 5 सेकंड और। चलिए मैंने नहीं सुनाई, मैंने कहीं नहीं सुनाई बीजेपी ने कहा। ठीक है, कहा होगा किसी डिबेट में, दूसरी डिबेट में। बीएसपी को किसको, जनता पार्टी को कोसोगे? ये उसी का जवाब है कि आज भी सरकार का फेवर कर रही है। बोलिए। जैसे FIL की भी बात इन्होंने भी कहा और आज ये चर्चा भी है कि FIL नवंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दिलाया गया। ये भी केंद्र सरकार की ड्यूटी थी। अरे आप लोग तो उस पार्टी से आते हैं, आप तो राहुल गांधी का नाम बार बार ले रहे थे। राहुल गांधी वही आदमी है जिसने हिंदुओं को हिंसक बोला है। आप ये बताओ कि राहुल गांधी के इस शब्द का खंडन करते हैं क्या? आप मानते हैं कि हिंदू हिंसक है? इनको बोला है ज्योति जी। आपको ही कहा बेनीवाल जी, एक तो आप बीच में बोल रहे हैं, आप एक इधर उधर की बात कर रहे हैं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ज्योति नहीं इधर की नहीं है। चलिए आगे मेरे पास समय नहीं, कंक्लूड मैं ही कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा चुनाव के अभी हाल फिलहाल जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर चर्चा की, चुनावी तैयारियों को लेकर बात की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।